आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में फिर से एक बार हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड भारतीय चिकित्सा परिषद की। आपने अभी कुछ दिन पहले खबर देखी होगी जिसमें आपने पढ़ा होगा कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में एक आदेश आया है जिसमें 400 के करीब जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, जो डिप्लोमाधारी हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, उनके लाइसेंस निरस्त करने की बात की गई है। अब इसको लेकर हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का, और इस पर बात करने के लिए आखिर इस पर कहानी क्या है और इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश भटनागर हैं, जो खुद डिप्लोमाधारी हैं और 1991 के करीब आपने ये डिप्लोमा किया है। 1991 से लेकर आज 2024 आ गया है और आज 2005 में ये जो चिकित्सा परिषद उत्तराखंड का, उसकी स्थापना की गई थी 2000 के बाद। उसके बाद से ये खेल शुरू हुआ। कहानी कहां से शुरू हुई वो आपको आज हम बताते हैं। तो अखिलेश जी, कहां से शुरू हुई है, पूरी कहानी क्या है इसकी? भारतीय चिकित्सा परिषद जो है एक एडोनॉमस बॉडी है जिसमें भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद जो 1970 में बना है, और भारतीय चिकित्सा परिषद जो अलग अलग स्टेटों में हुआ करती थी, एक रूपता लाने के लिए 1970 में एक्ट बनाया गया कि इसको एजुकेशन को एक वो कर दिया जाए कि केंद्र सरकार के उसमें वो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। लेकिन जब एक्ट बन रहा था तो उसमें कुछ संस्थानों को जहाँ तक सूचना वो पहुँचा सके, क्योंकि उस टाइम संसाधन बहुत कम थे, प्रचार के भी कम थे और भेजने के भी अलग अलग थे, और ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इनकी शिक्षा होती थी, जिसमें कि बहुत सारे कॉलेजों को सूचित किया जा चुका था। जिनको सूचना मिल गई वो अपने आप भी समाहित हुए इसमें केंद्रीय सूची में, और विभिन्न नामों से जाना जाता था ये पाठ्यक्रम। तो अब स्टेट के नियम जो है, केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया, तो उन्होंने अपने नियम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जितने भी स्टेट हैं भारत में, उनके जो भी अधिनियम हैं स्टेट के, वो खत्म करे जाएंगे। वो आज तक किसी भी एक्ट में वैसे ही चल रहे हैं। संशोधन कर रहा है अपने जरूरत के हिसाब से, समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं। जरूरत जो होती है उसमें संशोधन सरकार अपने अपने नियमों में भी करती है। तो एडोनॉमस बॉडी होने के नाते उन्होंने भी अपने जहां जरूरत लगी उस स्टेट को बताया और उन्होंने संशोधन कर लिया। लेकिन स्टेट का नियम कोई भी समाप्त नहीं है और केंद्र का अपनी जगह है। केंद्र कोई रजिस्ट्रेशन नहीं देती, केवल वो पाठ्यक्रम को मान्यता देती है। और केवल वो इतना करती है जो स्टेट मतलब जो स्टेट में पाठ्यक्रम चल रहे हैं, उनके जो भी पंजीकृत चिकित्सक है, उनका जो संकलन है रजिस्ट्रेशनों का, वो अपने पास एक रिकॉर्ड के तहत एनरोलमेंट कर लेती है। वो एनरोलमेंट करने का एक उनकी प्रक्रिया होती है, जो क्योंकि बहुत से चिकित्सक जो होते हैं भ्रमण करते रहते हैं, तो एनरोलमेंट जहाँ करा लिया तो वो कहीं भी चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए उसे अधिकृत माना जाता है। उसे कहीं दूसरे स्टेट में कराने के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो जिस स्टेट में व्यक्ति रह रहा है उस स्टेट में उसका चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है, ऐसी उसकी धारणा है। अच्छा, एक आदेश आता है, जिसके आदेश की बात हो रही है जी, उस आदेश में सीधे बात कर लेते हैं। माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक आदेश दिया है, उसमें ये कहा है क्योंकि जो ये लोग इस तरीके की जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिन्होंने चिकित्सा प्राप्त नहीं की है, वो कुछ लोग जो चिकित्सा, जैसे होता है कि आजकल हकीम और जो अपने पुरखों से, अपने पिताजी से कोई लड़का वो सीख रहा है और वो दवाई दे रहा है। कभी हमने ये भी देखा है टेंट लगा के कई लोग दवाई देते हैं, कैनोपी लगा देते हैं और आयुर्वेद और यूनानी दवाओं की बात कहते हैं। इस तरीके से कई लोगों के स्वास्थ्य भी खराब हुए हैं। उसको लेकर साफ यह आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिस वजह से जो आदेश था उसे निरस्त किया जाता है, जो इन्हें लाइसेंस इनके निरस्त किए जाते हैं। इस पॉइंट को आप कैसे करते हैं? क्योंकि ये सीधे तरीके से आप पे लग गया कि चिकित्सा अभ्यास करने के लिए, और उसके बाद यहां ऑर्डर आ जाता है कि 450 जो चिकित्सा अभ्यास कर रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। ये मैं जानना चाहता हूं, ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट सरकार, जो भी अधिकारी जो इन्हें देख रहे हैं, वो उस बात को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि संस्थागत और परंपरागत जो परिभाषा है उसका वो डेफिनेशन नहीं कर पाए।
परंपरागत वैद्य में जिस प्रकार से आपने कहा कि जो कैनोपी लगा लेते हैं और स्वचालित होते हैं और जड़ी बूटियां बेचते हैं, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे बैठ जाते हैं, वो एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का जो आया था वो केरल में के लिए आया था। वो कह रहे थे हमें भी इसमें एक सूचीबद्ध कर दिया जाए जिससे कि हमारे ज्ञान को संकलित कर लिया जाए, और फिर वो उन्हें अगर वो सरकार कर भी लेती तो फिर वो मतलब नहीं कर पाए, सरकार के आदेश को पालन नहीं कर पाए, लेकिन वो सूचीबद्ध के चक्कर में वो कई प्रकार की स्वतंत्रता ले सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया। उनका ज्ञान तो ले सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, क्योंकि वो जानकार बहुत होते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर चलते हैं। उन्हें केवल पढ़ाई की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि खानदानी होते हैं, दादा नाना जो भी खानदानी, जो आज की हमारी जो घर की माएँ हैं, दादी हैं, नानी हैं, वो कोई अनपढ़ तो होती नहीं, लेकिन घर में इलाज कर लेती हैं, है ना। उनके लिए डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो फिर ये अब सरकार ने जो एक नियम बनाया कि पढ़ो, हम लोग तो हम जो 400 450 जो हमारे पंजीकरण जो निरस्त करे हैं, ये तो संस्थागत शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने बाकायदा स्कूल के अंदर बैठ करके, कॉलेज के अंदर के जो स्टेट ने अपने यहाँ पे मान्यता दी थी, उनकी डिग्री डिप्लोमा लेकर के वो सरकार ने हमें रजिस्टर्ड किया, उसे आज उसी श्रेणी में रखा जा रहा है, परंपरागत वैद्य मान लिया गया, जो कि इस बात का वो अलग नहीं कर पाए। मेन बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो कहीं पढ़े लिखे नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन से कोई भी शिक्षा नहीं ग्रहण की है, उनके लिए था वो आदेश। और इसको दिखा दिया गया, ब्रीफ किया गया, जिसको भी करा गया, जैसे भी करा गया, वो गलत तरीके से ब्रीफ किया गया, उसको गलत तरीके से मतलब दिखाया गया और गलत आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही अवहेलना करे। और जबकि और एक आदेश तो ये भी है कि अभी तो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में इससे संबंधित जो शासन आदेश हुआ था, वो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में विचाराधीन है। अभी कोर्ट का 1 अक्टूबर 2024 को सरकार ने ही काउंटर दिया है इसी विषय में। तो अब बताइए, जब विचाराधीन है, और उससे पहले एक निर्णय आया था 2020 में, उसमें भी जब ये शासन आदेश हुआ था कि जब शासन आदेश में कुछ शर्तें जोड़ दी गई थी 2011 वाले, जिसको निरस्त किया इन्होंने, तो उसमें एक शर्त थी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, निजी चिकित्सा व्यवसाय हमें सब कुछ था। लेकिन अब हमने कहा कि भाई जब हम पंजीकृत कर लिया तो हमें भी निर्वाचन में हकदार हैं। भाई सरकार का नियम है, जब आप यहाँ के निवासी हो तो आप मत का प्रयोग कर सकते हो। बाहर से लोगों को भी ला करके यहाँ वोट बनवा दिए जाते हैं। हमारे तो चिकित्सा परिषद का था, जब हम चिकित्सा परिषद में रजिस्टर्ड हो गए तो हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, या हम मत देने का प्रयोग होना चाहिए हमारे। इसलिए हम बात को लेकर हमने रखी कोर्ट के आगे। पहले हमने सरकार को भी कहा, सरकार ने नहीं सुनी तो हम कोर्ट गए। कोर्ट ने आदेश किया, मतलब पूरे आदेश को माना, और मानने के बाद उसको रिलीव कर दिया कि आप चुनाव के लिए जैसे संशोधन करें, सरकार को निर्देश दे दिए। सरकार ने आज तक कुछ उस पर निर्णय नहीं लिया, बहुत गलत करा। जबकि उसे निर्णय लेने के बाद तब निरस्त करते, मतलब माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के एक तरह से अवमानना का बनती है ना। जो कि चलो हमने कहा, लेकिन सरकार ने तो दोनों ही पॉइंट नहीं लिए। जब जो विचाराधीन है काउंटर दे रही है और अंतिम निर्णय नहीं आया, तो उसको एक दरकिनारे कर दिया। उसको संज्ञान में लेना चाहिए था, उसको भी नहीं लिया और एक तरफा निर्णय ले लिया, और वो भी गलत आदेश, परंपरागत और संस्थागत को मतलब दरकिनारे कर दिया, परिभाषा ही नहीं समझ पाए। तो इसलिए जो 450 लोगों की जो रोजी रोटी छीनी है, ये तो डायरेक्ट छीनी है, रोजी पर संकट आ गया है। और खुद भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए एक वो बन गया है, भाई चिकित्सा तो व्यवसाय करेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, फिर स्टे लाएंगे, क्योंकि गलत हुआ है तो गलत हुआ है। आपने पहले आदेश दिया और फिर कोर्ट ने भी माना और फिर आपने निरस्त कर दिया गलत निर्णय देखते हुए। अच्छा, ये 2005 में जब ये यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ चिकित्सा परिषद उत्तराखंड, क्योंकि यूपी में आप इससे पहले रजिस्टर्ड थे, 1999 के आसपास आप रजिस्टर्ड हुए वहां पर। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2005 में चिकित्सा परिषद यहाँ पर आया। यहाँ पर क्या कहानी शुरू हुई? यहाँ पर
क्या हुआ, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ उसके, क्योंकि कई बार शासनादेश बदले जी। ये कहानी भी मैं जानना चाहता हूं कि इससे स्टेप बाय स्टेप वो पूरी कहानी क्या थी, आइए जानते हैं। अखिलेश जी, पूरी कहानी क्या थी वो बताइएगा। ये भारतीय चिकित्सा परिषद जो उत्तर प्रदेश बनने के बाद यहाँ काम करना चाहिए था, तो वो कुछ टाइम तो लगता ही है भाई। 2009 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना जद्दोजहद करके, बिल्कुल, जिसमें मैं भी शामिल था। मैं भी आंदोलनकारी रहा उसमें, भले ही मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया, मैंने भूमिका बहुत अच्छी निभाई उसमें। लेकिन हमारे को जो भारतीय चिकित्सा परिषद में, मैं चिकित्सक हूँ, तो मैं भारतीय चिकित्सा परिषद में स्टेट स्कूल से पढ़ा हुआ, स्कूल मतलब स्टेट के द्वारा जो मान्यता थी उस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो भारतीय चिकित्सा परिषद जो अपना जो उत्तराखंड में 17 फरवरी 2005 को पहला रजिस्ट्रेशन दिया, उससे पहले 2004 में इसकी पूरी प्रक्रिया निपटा दी, एडोनॉमस बॉडी की पूरा कार्यालय की। उस प्रकार से अब जब चिकित्सा परिषद बन गया तो हमारे संज्ञान में आया कुछ लोगों के कि भाई हम जब चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जब उत्तर प्रदेश में तो उत्तराखंड में भी बन गया है, तो हमने यहाँ अप्लाई किया ढूंढ ढांड के कार्यालय, क्योंकि उस टाइम इतना प्रचारित भी नहीं था कि जगह पे बन गया है। शास्त्री नगर में बनाया था सबसे पहले इन्होंने। तो वो गए, हमने अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि आप अभी हमारे पास केवल सेंट्रल सूची में जो सम्मिलित कॉलेज हैं, जो संस्थाएं हैं, पाठ्यक्रम है, हम उनका ही पंजीकरण करेंगे, हम आपके लिए लिखा पढ़ी करेंगे। तो अब 2007 में प्रक्रिया हुई। हमने कहा जब हमें पता लगा तो वहाँ दिया, तो सरकार ने, उन्होंने सरकार को दिया कि भाई आवेदन आया कि इनका पंजीकरण करना है नहीं करने। तो यहाँ से स्पष्ट आदेश नहीं आया। 2008 में छापे पड़े, कुछ क्लिनिकें बंद हुई। वो सीएमओ के द्वारा छापे डाले गए थे कि आप पंजीकृत चिकित्सक नहीं है, तो आपके जब चिकित्सा व्यवसाय करेंगे, जब आप यहाँ पंजीकरण करा लेंगे, तब हमारे जोर पकड़ा। तब हम इकट्ठे हुए, तब हम चिकित्सा परिषद गए। तो चिकित्सा परिषद वालों के पास कोई नियम नहीं, कायदे कानून नहीं, कोई कुछ नहीं था उस टाइम, मतलब पूरा संकलित नहीं कर पाए थे अपना रिकॉर्ड। तो उस विषय में जब पता करगा हमने भी अपना आवेदन दिया, तो उन्होंने कहा कि अभी हम आपको पंजीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें केवल आदेश सेंट्रल सूची का मिला हुआ है कि सेंट्रल सूची में जो सम्मिलित है हम उनको ही करेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं करेंगे। फिर हम कोर्ट गए, भाई हमें तो रिलीफ चाहिए था जब छापे पड़ रहे हैं। तो कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दे दिया और अंतरिम ऑर्डर आज तक चल रहे हैं उसके। अभी वो केस बंद नहीं हुए हैं, अंतरिम ऑर्डर चल रहे हैं और सरकार के नजर में है 2007 से 2024 तक। देख, इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया और इतनी मोटी फाइलें हो गई, सरकार के संज्ञान में नहीं है, और केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश ले लिया जो परंपरागत और संस्थागत वालों का था। जब हमने आवेदन किया तो उसके बाद प्रक्रियाएं हुई, सब कुछ हुआ। 2010 में एक निर्णय हुआ जो कि राजीव गुप्ता जी सचिव थे आयुष, उन्होंने एक नियमों के तहत बना दिया। उसमें एक कोर्ट का निर्णय आ गया था 1 जून 2010 का, और 25 जून 2010 की एक नोटिफिकेशन लगा दिया, उसमें एक पॉइंट लगा दिया जिसके तहत कुछ पंजीकरण भी अस्थायी रूप से हो गए थे। फिर वो टेक्निकल बात आ गई, उसे रोकते हुए जब वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1 जून 2010 वाला, जब हमने उसको सामने रखा कि यह हम पे लागू नहीं होता, ये संस्था से संबंधित था, तो हम लड़े फिर, और ये पॉइंट हम पे लागू नहीं होता। सरकार ने उसे फिर 11 में बदला, कुछ पॉइंट चेंज करे उसमें। फिर 11 के बाद कुछ दिन चली प्रक्रिया, आवेदन जमा हुए, आवेदन जमा करने के बाद फिर किसी ने फिर लगा दी, बिल्कुल उठापटक कर दी। फिर वो लंबी लड़ाई लड़ी जो कि 2019 में, 2011 से 19 में सरकार के पास सारे कागज हैं, उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बात छुपाई गई है, सरकार को संकलित है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का निर्णय है, सब कुछ है। उत्तर प्रदेश के शासन आदेश के तहत जो कॉलेज चले थे, मान्यता थी, रजिस्ट्रेशन करने के आदेश हुए, ऑल टोटल उनके पास उपलब्ध है। लेकिन उसे ना देखते हुए केवल एक जो परंपरागत का वो था उसमें उसे जोड़ते हुए ये 2019 वाला आदेश निरस्त कर दिया, और इससे रोजी रोटी पे संकट डायरेक्ट पड़ा लगभग, इसमें भी बहुत ही ज्यादा संख्या में। अच्छा, एक सवाल है अखिलेश, फर्क पड़ गया है। इस पूरे प्रकरण को जब ये तमाम न्यूज़पेपर्स में आया, तमाम सोशल मीडिया में, तमाम पोर्टल्स में आया, इसको जोड़ा गया जो डॉक्टर्स की अभी घोटाले सामने आए थे जी।
जो अभी आपने देखा कि एक बार एक खबर चली कि जिसमें रजिस्ट्रेशन इलीगल तरीके से करा दिए गए हैं और ये है, उसके बाद इस तरीके की खबर आई है, लोगों के मन में ये है ये वही डॉक्टर हैं जिनके फर्जी रजिस्ट्रेशन है। ये बड़े सवाल हैं, दो अलग अलग चीजें हैं कि इस पर वो लगातार ये बात हो रही है कि ये रजिस्ट्रेशन फर्जी वाले रजिस्ट्रेशन की से जोड़ा जा रहा है इस खबर को। तो इसमें बड़ी अलग अलग चीजें हैं। अभी बीएमएस के जो डॉक्टर्स फर्जी निकले थे, जिन्होंने कहीं बाहर से किया, जिन्होंने डिग्री जिनके पास नहीं थी, उनका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो गया। कई चीजें निकल कर आई जो भारतीय चिकित्सा परिषद में चीजें थी, उसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई थी, कई और चीजें हुई। पर इस प्रकरण को जोड़ के देखा जा रहा है। उसमें लग रहा है कि ये फर्जी डॉक्टर्स हैं जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। नहीं, फर्जी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इन्हें। फर्जी किन्हें क्या कहेंगे, उसकी परिभाषा है। और झोला छाप की जो परिभाषा है जो अखबार वाले लिख रहे हैं, झोला छाप की कोई परिभाषा ही नहीं होती। जो जहां जिस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो गया वो झोला छाप की श्रेणी में, फर्जी श्रेणी में नहीं आता है। और ये जो शब्द है बहुत ही गलत है। ये कागजों में हेराफेरी हो सकती है, लेकिन जो भारतीय चिकित्सा परिषद ने सत्यापन करा करके इन्होंने कराया है, उत्तर प्रदेश से रिकॉर्ड मांगा गया और उनका रिकॉर्ड मिला करके पंजीकरण कराएगा, तो वो तो जो सही है वो सही है। जिनका कागज नहीं मिला या उत्तर प्रदेश से बाहरी लोगों का, मतलब उत्तराखंड के परिसीमन के अंतर्गत नहीं है और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो हमारी भी कहना है कि उन्हें हटा दिया जाए। फर्जी उन्हें हम नहीं कह सकते, वो अपने स्टेट से आके, क्योंकि सहूलियत यहाँ थी और उनके परिवार यहाँ रहे नहीं रहे वो बात की बात है, जांच का विषय है। लेकिन उन्होंने पंजीकरण करा लिया किसी भी पते पर, है ना। हमारी ये मांग है कि उनको हटा दिया जाए, वो अपने स्टेट में कराएं। वो मतलब हमारे उत्तराखंड में आके पंजीकरण ना कराएं और उन पंजीकरणों को तो हटाने के लिए संशोधन कर लें सरकार। लेकिन हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हम पढ़े लिखे हैं, पूर्व में रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे और कुछ के आवेदन जो कार्यालय में जमा हो गए थे, उत्तराखंड बनने के बाद उन्होंने फीस तो ले ली थी, लेकिन कार्यालय वो नहीं था। जब कार्यालय बन गया तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन देने नहीं दिए, लेकिन रसीदें दे दी थी। उससे पहले जमा कर चुके थे वो फार्म। उन्होंने कहा कि आप उत्तराखंड का चिकित्सा परिषद आपका कार्य करने लग गया, आप अपना उत्तराखंड में कराइएगा। आप चिकित्सा बात करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जब उत्तराखंड में आप प्रैक्टिस करोगे, उत्तर प्रदेश में तो करोगे नहीं। उत्तराखंड का पता है तो आप उत्तराखंड के परिषद में कराओ, तो उनके पास रसीदें तो वो वेरीफाई कराई जा सकती है, सत्यापन कराया जा सकता है। क्योंकि कागज तो अपना वही जमा करेगा जो सत्य होगा, कोर्ट भी वही जाएगा जो सत्य होगा। कोर्ट के सामने तो कोई चलती नहीं, कोर्ट तो फर्जी व्यक्ति तो कोई जा ही नहीं सकता, है ना। और कोर्ट की बात भी ये सरकार डिनाइट कर रही है। मतलब हमारा विभाग जो है पूरे तथ्यों को संज्ञान में ले और सही समझे और जो हटाना है वो हटा दे। जिनको भाई जो पढ़े लिखे हैं, संस्थागत किसी भी संस्था से पढ़े, जैसा हमारे स्टेट में 5वीं की नगर निगम की एजुकेशन वैलिड है, स्टेट की वैलिड है, और स्टेट में भी मैनेजमेंट वाले स्कूल हैं और कुछ सेंट्रल से हैं, कुछ बिल्कुल प्राइवेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एफिलिएशन है। बिल्कुल। तो एजुकेशन तो 5वीं 8वीं 10वीं सबकी बराबर है। इसी प्रकार से हमारी है एजुकेशन व्यवसायिक, और हम नौकरी मांग रहे हैं। हमारी जो है उम्र भी लगभग बहुत ज्यादा हो गई लोगों की, 50 साल से तो सभी ऊपर ही ऊपर हैं। बिल्कुल। तो या तो हमारी सरकार कोई हमारे परिवारों का पालन पोषण की व्यवस्था कर दे कि हम आपको घर बैठिए, हमें मतलब हम आपको इतने रुपए महीना देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के कितने व्यक्ति है हमारे ले ले और हम आपको देंगे। या हमें रोजगार देने के जो सरकार की जो नियत है कि रोजगार देने की व्यवस्था बनाई है, तो रोजगार छीनने की कैसे कर सकते हैं? या तो सरकार हमें यह बता दे, क्योंकि हम तो ये काम करेंगे ही करेंगे। अच्छा अखिलेश जी, एक सवाल है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने एक हमारे ही चैनल में साक्षात्कार किया था जी, जिसमें जो अध्यक्ष थे जी, उनके खिलाफ आपने काफी चीजें बोली थी, काफी एविडेंस दिए थे जी। मैंने ये देखा कि हम खुद भी अपर सचिव जोगदंडे साहब से मिले थे, हमने उनसे भी बात करनी चाहिए थी, हमने उनसे भी बात की, उनसे भी जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था, उन्होंने लेटर दिया है, उसका जवाब में वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जवाब मिलेगा। पर सवाल ये रहा कि वहां तो कार्रवाई नहीं हुई, पर इसके बाद ये अचानक से एक आदेश आ गया। ये चीजें क्या इंटरलिंक करती हैं क्या एक दूसरे? बिल्कुल करती हैं। हाँ। इस बात को इंटरलिंक करती है, क्योंकि सरकार के जो भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष हैं
वो कहीं ना कहीं रोल में है, तभी इतना दबाव बना करके उन्होंने जल्दबाजी में कराया। पूरा निरीक्षण नहीं हुआ, पूरी फाइल का निरीक्षण नहीं हुआ, क्योंकि ये आदेश 2020 में इनके पास आ चुका था सुप्रीम कोर्ट का, 19 में सुप्रीम कोर्ट का, और 19 में हमारा आदेश बना, और 20 में भी हम गए, 20 में भी हम कोर्ट गए, कोर्ट ने दिया, तो काउंटर क्यों नहीं लगाया? सुप्रीम कोर्ट का लगाते तो आपका आदेश तभी वो कर देते। उसने तो हमें रिलीफ दिया कि आप चुनाव में भी भागीदारी कर सकते हैं, और उसको भी नहीं लिया, उनको आदेश का आज तक पालन नहीं करा और निरस्त अलग कर दिया। ये तो बहुत बड़ी गलत बात कही ना सरकार ने। तो मतलब कोर्ट के निर्णय भी सरकार ने क्यों नहीं माना? हम सरकार को क्या मतलब जो इसको देख रहा है तो उन निर्णय पे पहले निर्णय लेते, भले ही बाद में खत्म करते, लेकिन उस कोर्ट के आदेश की अवहेलना एक तरह से हुई है। उस आदेश को नहीं माना गया। जब कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया, संशोधन कर देते, संशोधन करने के बाद आप हटा सकते थे, बिना उस पर कोई कार्रवाई किए हुए आपने हटा दिया, सीधा पूरा उसे समाप्त कर दिया, गलत कराया, रोजी रोटी छीन ली गई है, और उसके परिवारों के बच्चों का सबका निवाला छीन लिया, जो कि और इनसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो उनके रोगी हैं, जो विश्वास रोगी जो हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। जो दवाई वाले होते हैं, जो रोजगार सरकार कहती है इनडायरेक्टली में बाहर से फैक्ट्री लगा रही है और इनके माध्यम से जो दवाइयां वगैरह बिकती हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों का इसमें रोजगार छीनता है। 500 लोग नहीं है ये, इसके पीछे बहुत बड़ी वो है। ये व्यक्ति ने, और ये रंजिश करते हुए इन्होंने एक ही तरफ का नक्शा दिखाया, परंपरागत संस्थागत नहीं करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दे दिया। तो इन दोनों में वो कर रही है, छलना कर रही है, छलनी लगा करके अलग करा जाए। हमारी डिमांड ये है, अगर एक दो उन पंजीकरणों में होता है, वैसा तो हुआ नहीं होगा, अगर गलती से किसी ने अपना दे दिया हो, उसकी सत्यापन करा लिया जाए और तो उसे हटा दिया जाए, है ना। लेकिन सब पे रोजी रोटी का सवाल है, जो संकट जो आ रहा है, उसको हमारा जो कहने का मतलब है कि जो उसका देखा जाए, सरकार उसे पुनः विचार में ले, विभाग उसे पुनः विचार में ले। और हम यही चाहते हैं कि भाई किसी भी कोई सरकारी नौकरी मांग नहीं रहे, सरकार का सहयोग कर रहे हैं हर प्रकार से। और अगर किसी की रोजी रोटी चुनेगी तो फिर सरकार भी अपना देख ले, क्योंकि हम चोर तो है नहीं, क्राइम हमने किया नहीं, पढ़े लिखे हम हैं, सब कुछ है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को भी सुन ले, हमारे पे ध्यान दे दे, क्योंकि हम सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, जो अब अपने परिवार का पालन भी कर रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा पे हमारा दावा लग गया, और शारीरिक हमारी मानसिक स्थिति जब से आदेश आया सारी बिगड़ गई है। परिवारों का भी खाना पीना सब हराम हो चुका है। बिल्कुल। तो हमारी हर चीज पे आर्थिक ही हमारी बिगड़ गई है। हम चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं या आपके यहाँ इंटरव्यू दें, हमारा टाइम तो वेस्ट हो रहा है। मेन बात तो यह है ना, हम अधिकारियों के आगे जाएं, हम आराम से कर रहे थे और यह आदेश जारी कर दिया। भाई सरकार अपना काम कर लेना। बिल्कुल। तो ये सवाल है, और अब देखना होगा, क्योंकि जब जब भारतीय चिकित्सा परिषद पे इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं, इससे पहले भी कई आरोप लगे, जिसके बाद नया मोड़ आ गया। अब चिकित्सा परिषद में एक अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगते हैं, आरोप के बाद खुद अपर सचिव लेटर लिखते हैं, उस पर तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, सवाल यही पर है कि उस पर कोई कार्रवाई करने की जगह वो तो सब मौन पड़ गए हैं। पर अब ये नई डायरेक्शन, एक नई दिशा दे दी गई है इस मैटर को, जिसमें डिप्लोमाधारियों को ये कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर, जिसमें इन्होंने साफ किया है कि उस आदेश को जो इंटरप्रेट किया गया है वो सही तरीके से नहीं किया गया। संस्थागत और परंपरागत, इन दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। इनका कहना है कि संस्थागत वो व्यक्ति जो जिसने संस्थान से पढ़ाई करके ये चीजें कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। परंपरागत जो अपने पीढ़ी दादा पिता से जो शिक्षा और जो नॉलेज उसकी ले रहे हैं, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो ये कहना इनका है। पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आई पूरी चीजें आपको हमने दिखाई है। आप लोगों का कहना है, आप भी इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पर क्या हो रहा है, और भारतीय चिकित्सा परिषद अब क्या मूड लेगा, क्या इस पर निर्णय लेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।